अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स और प्यारे प्यारे बच्चों। आज का लेक्चर स्केलर्स और वेक्टर्स, गैर सिमती मिकदारें और सिमती मिकदारें। अब अलग-अलग इनकी तारीफ़ की जाएगी और वजाहत की जाएगी। तो स्केलर्स और वेक्टर्स यूनिट नंबर 2 फिज़िक्स क्लास 9th। चलते हैं जी तारीफ़ों की तरफ। स्केलर्स, किताब वाली तारीफ़ सुन लें। ऐसी तबई मिकदारें जिनका मुकम्मल अज़हार उनकी मिकदार यानी मैग्नीट्यूड से होता है, स्केलर्स कहलाती हैं। अब यही डेफिनेशन बुक के मुताबिक इंग्लिश में भी सुन लें। Such physical quantities which are completely expressed in terms of magnitude are called scalars। अब जो मुकम्मल तारीफ है, मुकम्मल डेफिनेशन है स्केलर्स की, वो भी सुन लें, वो मेरी तरफ से है। ऐसी तबई मिकदारें जिनके मुकम्मल अज़हार के लिए उनकी मिकदार यानी अददी कीमत और मुनासिब यूनिट की ज़रूरत होती है, स्केलर्स कहलाती हैं। ऐसी तबई मिकदारें जिनका मुकम्मल अज़हार उनकी मिकदार यानी अददी कीमत और मुनासिब यूनिट से होता है, स्केलर्स कहलाती हैं। अब यही डेफिनेशन बच्चों इंग्लिश में भी सुन लें। सच फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड in terms of magnitude and suitable unit are called scalars। अब वजाहत और मिसालों की तरफ चलते हैं जी। तो मिकदार, मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड मिकदार से मुराद अदद के साथ तबई मिकदार का मौजू यूनिट है। ये भी मैंने बता दिया आपको। यानी दो चीज़ों की ज़रूरत है, अददी कीमत यानी अदद मिकदार और इसका सूटेबल यूनिट मुनासिब यूनिट। मुनासिब यूनिट का मतलब ये कि जिस तरह की मिकदार होगी उसके साथ उसका जो मुनासिब एसआई यूनिट है वो इस्तेमाल करना होगा। अब वो फासला दे देता है लाहौर तक का, तो यहाँ मुनासिब यूनिट किलोमीटर होगा, मीटर, सेंटीमीटर या डेसीमीटर नहीं होगा। इसको बोलते हैं मुनासिब यूनिट। मसलन 2.5 kg 40 सेकंड 1.8 मीटर वगैरह दो चीज़ें ज़ाहिर कर रही हैं। 2.5 अदद है और केजी मुनासिब यूनिट है। 40 नंबर है, अदद है, और एस सेकंड मुनासिब यूनिट है। इसी तरह तीसरी मिकदार में 1.8 1.8 ये नंबर है, अदद है, और मीटर प्रॉपर यूनिट है। चंद एक मिसालें सुन लें। मास, लंबाई, वक़्त, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क और एनर्जी, ये तमाम स्केलर्स की मिसालें हैं, गैर सिमती मिकदारों की मिसालें हैं, क्योंकि इनमें किसी भी जगह सम्मत का, डायरेक्शन का इस्तेमाल नहीं है। तो एंड पर जी समरी, खुलासा, डेफिनेशन वो भी सुन लें और फिर मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई। किसी स्केलर को की मिकदार से मुकम्मल तौर पर बयान किया जा सकता है। आ स्केलर इज़ कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड। ये बुक वाली तारीफ है, और जो मैंने आपको बताई वो फिर सुन लें। आ स्केलर इज़ अ क्वांटिटी विच इज़, quantity mean physical quantity which is completely expressed by magnitude and suitable unit is called scalar। ऐसी तबई मिकदार जिसका मुकम्मल अज़हार उसकी अददी कीमत और मुनासिब यूनिट से किया जाता है, स्केलर कहलाती है। तो बच्चों अब हम चलेंगे वेक्टर की तरफ और उसको भी इसी तरह वजाहत से बयान करेंगे।
जी वेक्टर और उर्दू में सिमती मिकदार। बुक के मुताबिक किसी वेक्टर को मुकम्मल तौर पर जानने के लिए उसकी मिकदार के साथ साथ उसकी सम्मत का जानना भी ज़रूरी होता है। टू अंडरस्टैंड अ वेक्टर इट इज़ नीडेड ऑफ मैग्नीट्यूड एंड आल्सो डायरेक्शन। एग्जाम्पल्स मिसालें सुन लें। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टार्क वगैरह ये सब वेक्टर्स की मिसालें हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम स्केलर की डेफिनेशन के साथ लफ्ज़ सम्मत लगा दें तो वेक्टर हो जाता है। तो इसका मतलब है डायरेक्शन बताए बगैर, सम्मत बताए बगैर हम एक वेक्टर को मुकम्मल तौर पे बयान नहीं कर सकते। उसने भी लिखा सम्मत के बगैर किसी वेक्टर को बयान करना बेमानी होगा। मिसाल के तौर पर रेफरेंस पॉइंट, ये किसी जगह का मेन पॉइंट होता है जिससे हम फासला लेते हैं और फासले के साथ सम्मत भी बताते हैं। तो मिसाल के तौर पर रेफरेंस पॉइंट या हवाला की जगह से किसी मकाम का फासला उस मकाम की निशानदही के लिए नाकाफ़ी होता है। कब तक नाकाफ़ी होता है? जब तक हम रेफरेंस पॉइंट के साथ साथ डायरेक्शन यानी सम्मत नहीं बताते। तो सम्मत का बताना बहुत ज़रूरी है। उस मकाम का रेफरेंस पॉइंट से सम्मत का इल्म भी इंतहाई ज़रूरी होता है, ये आपकी किताब कह रही है। तो अब जो एंड पर उसने डेफिनेशन किया वो भी सुन ले, मैं भी बता दूंगा। किसी वेक्टर को उसकी मिकदार और सम्मत की मदद से मुकम्मल तौर पे बयान किया जा सकता है। इसी की इंग्लिश भी सुन लें। अ वेक्टर इज़ कम्प्लीटली एक्सप्रेस्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज़ कॉल्ड अ वेक्टर। अब जो डेफिनेशन मैं खुद बताने लगा हूँ उसको अच्छी तरह सुन भी लें और मुमकिन हो तो अपनी किताब की साइड पर लिख भी लें। ऐसी मिकदारें जिनके मुकम्मल अजहार के लिए अददी कीमत, सम्मत और इसके अलावा मुनासिब यूनिट का होना ज़रूरी है। फिर सुन लें, ऐसी फ़िज़िकल मिकदारें जिनके मुकम्मल अजहार के लिए अददी कीमत, मुनासिब यूनिट और सम्मत की ज़रूरत होती है वेक्टर्स कहलाती हैं। अब इंग्लिश में भी सुन लें जी। द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर completely expressed by magnitude, suitable unit and direction are called vectors। तो ये बच्चों अच्छी तरह कर लेना है। जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो भी कर लें और इंग्लिश मीडियम में भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम चलते हैं आगे वेक्टर के अजहार की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर का अजहार, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स को स्केलर से कैसे अलहदा किया जाए, दोनों में कैसे फ़र्क किया जाए, उसके लिए वेक्टर का ज़ाहिर करना फिर ज़रूरी हो जाता है। इसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। तो सुन ले, वेक्टर्स को स्केलर से नुमायां करने के लिए, अलहदा करने के लिए अमूमन जली हरूफ, इसका मतलब है जो जब अल्फ़ाबेट्स ABC इस्तेमाल करेंगे तो बड़े हरूफ में, कैपिटल में हरूफ तहज्जी से लिखा जाता है, जैसा कि F है, A है और D है, मोटा करके लिख दिया। या इन हरूफ पर दूसरा तरीकाकार क्या है, अगर हम बड़ा करके मोटा करके नहीं लिख सकते तो इन पर बार डाल दें, यानी एक सीधी लाइन लगा दें इनके ऊपर, या तीर का साइन डाल दें जो लेफ़्ट से राइट की तरफ चल रहा हो। या इन हरूफ पर बार या तीर की अलामत डाल दी जाती है, जैसा कि F के ऊपर बार डाल दिया, A के ऊपर बार डाल दिया और D के ऊपर बार डाल दिया। तो इस बार की जगह हम एरो भी, तीर भी लगा सकते हैं, जैसा कि F के ऊपर आपको एरो नज़र आ रहा है, A के ऊपर नज़र आ रहा है और D के ऊपर भी एरो नज़र आ रहा है। तो ये तीन मुख्तलिफ तरीके हैं किसी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के लिए, उसके इजहार के लिए। या तो बड़े हरूफ में लिखें, मोटे हरूफ में लिखें, नहीं लिख सकते तो अगर छोटे हरूफ बारीक लिख रहे हैं तो या तो उनके ऊपर बार सीधी लाइन डाल दें या एरो डाल दें जी। तो इस तरह वेक्टर को ज़ाहिर किया जाता है। अब एक मिसाल के ज़रिए हम इसकी वजाहत करेंगे
किसी वेक्टर को ग्राफिकली यानी लाइनों की सूरत में लाइनें ड्रा करना, जाहिर करने के लिए एक सीधी लाइन खींची जाती है और ये लाइन हम स्केल से खींचते हैं। इसके एक सिरे पर तीर का निशान उस वेक्टर की सम्मत को जाहिर करता है, यानी जिस साइड पहले लाइन लगाएंगे, स्केल से लगाएंगे, थोड़ी सी मोटी लाइन लगाएंगे ताकि वाज़ेह हो जाए, और एक सिरे पर तीर का निशान डाल देंगे। तीर का निशान क्या जाहिर करेगा? उस वेक्टर की डायरेक्शन को जाहिर करेगा। तो आगे अगले सफ़े पर शक्ल में एक वेक्टर जाहिर कर दिया गया है। शक्ल में ख़त ए बी जिसके सिरे बी पर तीर का निशान है, तो इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन बी की तरफ है। किसी वेक्टर को हमने वी से जाहिर करना है तो एक वेक्टर वी को जाहिर करता है। जो ख़त ए बी है ना, उसकी लंबाई इसकी मैग्नीट्यूड होती है और फिर प्रॉपर मुनासिब स्केल मुंतखब किया जाता है और एरो हेड लगा के सम्मत भी ज़ाहिर कर दी जाती है। तो ये भी आपको बता दिया जाता है। तो लाइन क्या है हमारी? ख़त हमारा ए बी है, उसको ड्रा करेंगे और उसके एक सिरे पर लाइन लगाएंगे। उसके लिए प्रॉपर मुनासिब स्केल मुंतखब किया जाता है। यानी हम किलोमीटर, मीटर तो पेपर पर ज़ाहिर नहीं कर सकते, तो इसको फिर किलोमीटर्स को, मीटर्स को या जो भी और मिकदार है उसको हम अमूमन सेंटीमीटर्स के अंदर लेकर आते हैं और किसी वेक्टर को पेपर पर ग्राफिकली जाहिर करते हैं जी। तो लंबाई यानी कि इसकी ख़त ए बी की लंबाई मुंतखब स्केल पर वेक्टर वी की मिकदार को जाहिर करती है। जैसा कि ए से बी की जानब ख़त की सम्मत वेक्टर वी की सम्मत को जाहिर करती है। तो आप ये देख लें जी, ये हमारे पास एक वेक्टर है, ए बी वेक्टर है और इसको वी से जाहिर किया गया है। बी पर एरो लगा हुआ है और ये एरो बता रहा है कि इस वेक्टर वी की डायरेक्शन ए से बी की तरफ है। तो बच्चों इस तरह ज़रूरी नहीं है कि आप पॉइंट ए और बी लें, कोई और पॉइंट्स लेके भी वेक्टर को, ये ए से बी की तरफ है, आप कोई और पॉइंट लेके किसी और डायरेक्शन में भी वेक्टर को जाहिर कर सकते हैं। बहरहाल ये तो एक मिसाल थी, लेकिन जब आपको बता दिया गया हो कि आपने वेक्टर को किस सम्मत में जाहिर करना है तो फिर हम डायरेक्शन के लिए दो तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। एक तो ज़ाविया एंगल इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्थ को अपने सामने रखते हुए, साउथ को बैक साइड पे, ईस्ट हमारा राइट साइड पे होता है और वेस्ट लेफ़्ट साइड पे होता है। तो जब कोई एग्जांपल आएगी उसको अलहदा एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इस तरह आज का लेक्चर हमारा जो फिज़िक्स के अंदर वेक्टर्स, स्केलर्स और वेक्टर के अजहार से मुतल्लिक़ था, क्लोज होता है। आइंदा मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। मुझे मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।